इसमें पॉइंट लिखो जरा। ए ट्रांजिशन कर्व is provided between so a transition curve is provided between transition curve is provided between a straight a transition curve is provided between a straight and a circular curve provided between a straight and a circular curve for gradual decrease of radius and a circular curve for gradual decrease of radius and to change the alignment for gradual decrease of radius and to change the alignment from straight to the circular curve from straight to the circular ठीक है। आगे लिखो पॉइंट। ट्रांजिशन कर्व हैज अ रेडियस व्हिच डिक्रीज आगे लिखो ट्रांजिशन कर्व हैज अ रेडियस which decreases from infinite transition curve has a radius which decreases from infinite at the tangent point which decreases from infinite at the tangent point to the designated radius of the circular curve to the designated radius of the circular curve अगले को पॉइंट फंक्शन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ द ट्रांजिशन। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ द ट्रांजिशन अब ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट पढ़ के देखो, आ जाएंगे समझ में। देखो पढ़ो एक बार। आए समझ में? बताओ। आ गया? आया समझ? टेंजेंट पॉइंट का क्या मतलब है? वो पॉइंट जहां पे स्ट्रेट पोर्शन एंड ट्रांजिशन का मीट कर रहे हैं आपस में। उस पॉइंट पे रेडियस कितनी थी ट्रांजिशन कर्व की? इनफाइनाइट थी ना। तो वो कम होगी कहाँ तक? आर तक कम हो जाएगी ना धीरे धीरे, जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी। तो वही पॉइंट लिखा है आपने। आया मतलब समझ में दोनों पॉइंट्स का? पहला पॉइंट क्या है, किस लिए प्रोवाइड करवाया? तो ग्रेजुअली चेंज द रेडियस को ग्रेजुअली चेंज ही तो करवाया हमने इनफाइनाइट से आर तक। और आगे एंड अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए स्ट्रेट से सर्कुलर में। एकदम से नहीं बदल दिया उसको सर्कुलर में, कैसे बदल रहा है? धीरे धीरे बदल रहा है ना। आया समझ में पॉइंट? ऐसे पॉइंट से बताओ क्लियर होगा नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, रेडियस कितनी रहेगी स्टार्टिंग में? इनफाइनाइट रहेगी और बाद में कितनी हो जाएगी? आर के बराबर हो जाएगी। आर क्या था? रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व था ना आपके पास में, ये पॉइंट था। अगली वो फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ ट्रांजिशन कर्व इसमें लिखो फर्स्ट, इट अलाउज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन it allows gradual introduction of centrifugal force it allows gradual introduction of centrifugal
force between straight and circular curve, between straight and circular, between straight and circular, between straight and circular curve. ठीक है, अगले को पॉइंट, it enables the driver, it enables the driver to turn the, it enable the driver to turn the steering, STEERING, to turn the steering gradually, to turn the steering gradually. Third point, steering gradually, to turn the steering gradually. Next, it allows gradual introduction of, next है, it allows gradual introduction of, introduction, it allows gradual introduction of, it allows gradual introduction of designated super elevation and gradual introduction of designated super elevation and extra widening, and extra widening, and extra widening at the beginning of circular curve, at the beginning of the circular, at the beginning of the circular. ये पहली बार सुना है शब्द, हाँ वही तो है। वाइडनिंग और वाइडनिंग में क्या फर्क था दोनों में? वाइडनिंग मतलब किसी हाँ, तो ये एक ही तो बात होती है, वाइडनिंग मतलब किसी चीज को वाइड करना, और वाइडिंग मतलब चौड़ाई बढ़ाना। वाइट, अच्छा वाइट, ठीक है। यहाँ वाइट करने का रोल कहाँ से आया? वाइडनिंग at the beginning of circular curve, at the beginning of circular curve, widening at the beginning of circular curve, at the beginning of circular curve। हो गया, चलो नेक्स्ट स्टडी। ये आई तीनों पॉइंट समझ में? पहले दो पॉइंट पढ़ो जरा, शुरू के ना। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये पॉइंट क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट क्या बता रहे? एनेबल द ड्राइवर टू ग्रेजुअली टर्न द स्टीयरिंग, टू स्टीयर, मतलब जैसे अगर आपको इससे स्ट्रेट रोड पे जा रहे थे, एकदम से सर्कुलर कर्व आ गया, ड्राइवर को एकदम से स्टीयर को क्या करना पड़ेगा? टर्न करना पड़ेगा, डिफिकल्टी हो जाएगी। और दूसरे केस में जब धीरे धीरे चेंज करेगी रेडियस, तो धीरे धीरे क्या करवाएगा? टर्न करेगा। आया समझ में? और तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है? ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन एंड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अभी इसका मतलब समझेंगे, अभी इसका मतलब अपने आप निकल कर आएगा 10 मिनट बाद, ठीक? 10 मिनट बाद आ जाएगा खुद से बोलिए। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट हेडिंग है शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, शेप ऑफ ट्रांजिशन, हाँ नेक्स्ट है शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। नेक्स्ट हेडिंग है शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व है, लिखो। देखो, ट्रांजिशन कर्व की शेप की बात करनी है। ट्रांजिशन कर्व की शेप, कैसी शेप रखेंगे? आईआरसी ने ट्रांजिशन कर्व की शेप के लिए कुछ रिक्वायरमेंट दी है कि भाई शेप वही रहेगी सबसे अच्छी जिसके लिए दोनों कंडीशन पूरी हो जाए। अब कौन कौन सी कंडीशन मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे अच्छी शेप वही रहेगी जिसके लिए दोनों कंडीशन पूरी हो जाए। कौन कौन सी कंडीशन है वो देखेंगे जरा। देखो, ऐसे ये स्ट्रेट रोड थी ऐसे, और ये आपके पास में है ऐसे सर्कुलर कर्व है इस तरह से, एंड ये क्या है आपके पास में? ये ट्रांजिशन कर्व है, ये ट्रांजिशन कर्व आ गया, ठीक? ये ट्रांजिशन कर्व आ गया। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF 0, और यहाँ पर कितना हो गया? mv² बाय r है, mv² बाय r है। हमें ये पता है कि मास क्या है? कांस्टेंट। मास तो क्या रहेगा? पूरा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा ना, व्हीकल का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है? देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में, जब हम यहाँ से यहाँ पे पहुंचे, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या किया आपका? चेंज करा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करा? चेंज करा। चेंज करा है नहीं कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो चेंज हो रहा है
या तो उसके लिए या तो ये मास चेंज हो जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, ये वी स्क्वायर बाय आर चेंज हो जाए। बट मास तो चेंज नहीं हो रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, वी स्क्वायर बाय आर चेंज हो रहा है आपके पास में, वी स्क्वायर बाय आर चेंज हो रहा है आपके पास में। आया समझ में पॉइंट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है आपके पास में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है। आया समझ में, क्या होता है, मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय, ये मास तो है ही आपके पास में, एंड वी स्क्वायर बाई आर क्या बन गया आपका, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बन गया। आया समझ में पॉइंट। भाई मास इक्वेट करो दोनों इक्वेशन को, जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बन गया, मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है इसका, एम क्या है, कंपेयर करो देखो सेम है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किसके बराबर बन गया, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर बन गया ना। आया समझ में पॉइंट। तो यहाँ से हमें ये पता लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो चेंज हुआ है ना, उसका चेंज होने का क्या रीजन है, मास तो चेंज नहीं हुई, तो चेंज क्या हो रखा है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हो रखा है एक्चुअली। आया समझ में पॉइंट। तो इस पार्ट में क्या हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज्ड, चेंज मतलब वी स्क्वायर बाय आर क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है। क्लियर है चीज ये। अब ये चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि रेडियस क्या करती जा रही है, कम होती जा रही है ना। रेडियस क्या होती जा रही है व्हीकल की, कर्व की, सॉरी कर्व कम होती जा रही है, रेडियस कम होती जा रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या करते चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। रेडियस होती जा रही है कम, इनफाइनाइट से कहां तक, आर तक ना, रेडियस कम होती जा रही है। अगर रेडियस कम होती जा रही है तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या करते चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। आया समझ में पॉइंट। सो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है किस लेंथ में चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहीं तक तो चेंज हो रखा है। कहाँ से कहाँ तक हुआ है, यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर लेंथ के बीच में क्या हो रखा है आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हुआ है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ पॉइंट। आईआरसी ने ये बताया कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हम आइडियल शेप उसको मानेंगे ट्रांजिशन कर्व की, जिसके लिए जिस शेप में ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है ना आपका, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ये जो चेंज हुआ है आपका, ये एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो, चेंज तो हो रहा है। अब हमें पता लगा चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना हो गया, आर कहाँ हो रहा है, वी स्क्वायर बाई आर हो रहा है ना। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यहाँ पर कितना है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, क्यों 0 है, रेडियस इनफाइनाइट है, यहाँ पर कितना हो गया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया। तो 0 से वी स्क्वायर बाई आर में चेंज हुआ ना, कितनी लेंथ में, इस लेंथ में, ये जो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ थी इतनी लेंथ में तो चेंज हुआ है ना। तो उसको आइडियल शेप बोलेंगे जिस जिस शेप में ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा। आया समझ में पॉइंट, एक यूनिफॉर्म रेट से मतलब समान रेट से चेंज हो। ऐसा नहीं कि कहीं पे 2 इंक्रीज करा वैल्यू, कहीं पे 10 इंक्रीज कर गई, कहीं पे फिर से 1 इंक्रीज करी, कहीं पे 200 इंक्रीज कर गई एकदम से, ऐसे नहीं करना है। कैसी होनी चाहिए चेंज, समान रेट से चेंज हो, कि एक बढ़ी फिर से एक बढ़ी, फिर एक बढ़ रही है, फिर एक बढ़ रही है, फिर एक बढ़ रही है, फिर एक बढ़ रही है। आया समझ में पॉइंट, क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म रेट से चेंज होने का मतलब क्या है। तुम्हारे लिए कौन सी कंडीशन सही रहेगी, जब कुछ भी बढ़ जाए एकदम से, या फिर जब यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, कौन से वाली, यूनिफॉर्म वाली ना। तो आया समझ में पॉइंट। सो आइडियल शेप क्या रहेगी ट्रांजिशन कर्व की, वो शेप जिसमें की सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगा, दैट विल बी द आइडियल शेप फॉर द ट्रांजिशन कर्व। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ पॉइंट, हो गया पॉइंट क्लियर, बताओ आया समझ में पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आइडियल शेप वो रहेगी ट्रांजिशन कर्व की जिसके लिए लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, जिस शेप में ट्रांजिशन कर्व की लेंथ इनवर्स निकल कर आए किसका, 1 अपॉन रेडियस, 1 अपॉन रेडियस। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, सो द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मतलब रेडियस कम होती जा रही है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ क्या करती जाए, बढ़ती जाए। ऐसा हो भी तो रहा है,
इधर से देखो लेंथ क्या होती, रेडियस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और लेंथ क्या करती जा रही है, हो तो रहा है पूरा, है ना। आया समझ दोनों कंडीशन। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज करना चाहिए किस हिसाब से, एक यूनिफॉर्म रेट से दूसरा पॉइंट। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कर्व, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया नहीं होगा तो बताओ, क्लियर हुआ है पॉइंट। कितना सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हुआ, 0 से लेके v स्क्वायर बाई r तक चेंज हो गया ना। ये कितनी लेंथ में हुआ है, ये कितनी लेंथ में चेंज हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ कितनी लेंथ में चेंज हुआ है, तुम बता रहे हो यूनिफॉर्म स्पीड। ये कितनी लेंथ में चेंज हुआ है, कितनी लेंथ में चलने पे ये चेंज हुआ। ये जो चेंज हुआ आपके पास में 0 से लेके v स्क्वायर बाई r तक का, इसको चलने के लिए, इसको करने के लिए हमें कितनी लेंथ चलना पड़ा। तो ऐसे बोलो ना ट्रांजिशन कर्व के बराबर, ऐसे बताओ ट्रांजिशन कर्व के बराबर। भाई यहाँ पे थे, यहाँ से ट्रांजिशन कर्व शुरू हुआ है, यहाँ पर कितनी है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, हाँ 0 क्यों है, स्पीड इनफाइनाइट है। यहाँ पर कितना हो गया, v स्क्वायर बाई r हो गया। तो यहाँ से लेके यहीं तक में तो चेंज हो गया है, कितना लेंथ हुआ है, कितनी लेंथ में कवर करके हुआ है। इसके लिए कितनी लेंथ चलनी पड़ी तुम्हें, v स्क्वायर बाय सॉरी एल टी, लेंथ द ट्रांजिशन करके बराबर ही तो। आया नहीं आया समझ में पॉइंट। ये यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ है पूरी है, ये ट्रांजिशन कर्व की तो लेंथ है। तो ये यहाँ से यहाँ तक में चेंज हो गया, तो कितनी लेंथ में चेंज हुआ है, एल टी लेंथ में तो चेंज हुआ है ना। आया समझ में पॉइंट। फिर 2 पॉइंट आ गया आपके पास में, बताओ क्लियर हो नहीं हुआ, डायग्राम बनाओ। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर कितना है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे कितना है, यहाँ पे इस जगह पे 0 क्यों है यहाँ पर, इज इक्वल टू 0 है ना। चलो, और यहाँ पे कितना है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। ठीक, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, कितना चेंज हुआ है। तुम्हें चेंज निकालना है, चेंज निकालने का क्या तरीका होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। कितना फाइनली हो गया आपके पास में इनिशियली, कितना था फाइनल, कितना हो गया आपके पास में v स्क्वायर बाय इनिशियल कितना है 0 ना। तो ये तरीका निकल गया आपके पास में। तो कितना बना चेंज, v स्क्वायर बाय, ये चेंज आ गया, देखो। हो गया पॉइंट, ठीक। देखिए चेंज कितना हुआ, v स्क्वायर बाय r चेंज हो रखा है। आगे लिखो पॉइंट। सो क्या लिखना है, हेडिंग क्या है, शेप ऑफ ट्रांजिशन, इसमें लिखो जरा। द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व शुड बी सच दैट, द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व
should be such that पहला point of transition curve, the ideal shape of transition curve should be such that पहला point लिखना है इसके अंदर, the rate of change of centrifugal acceleration, 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 centrifugal acceleration should be uniform throughout, should be uniform throughout, should be uniform throughout the length, should be uniform throughout the length, should be uniform throughout the length, should be uniform throughout the length. आया समझ में पॉइंट? सो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज होना चाहिए, कैसे? यूनिफॉर्मली चेंज हो, वो ऐसे नहीं कि कहीं पे ज्यादा बढ़ रहा है कहीं पे कम बढ़ रहा है, इक्वली बढ़ता रहे, ऐसे यूनिफॉर्म रेट से। आया समझ में? दूसरा लिखो, सेकंड पॉइंट, द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व शुड बी, the length of the transition curve should be the length of the transition curve should be inversely proportional to the radius, should be inversely proportional, should be inversely proportional to the radius, should be inversely proportional to the radius। ये दिख भी तो रही है यहाँ पे दोनों चीजें, है ना? तो लेंथ कैसी है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसमें लिखो जरा, यहाँ पे इसके नीचे लिखिएगा LT इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये वाला लिख लो, इसी स्टेटमेंट के नीचे लिख लो ये चीज, LT इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। लिख लिया? चलो ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, तो दो रिक्वायरमेंट आई आपके पास। आप आइडियल शेप किसको बोलेंगे? जिसमें यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दूसरा पॉइंट लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रहे, और स्पाइरल नेचर का ट्रांजिशन कर्व, ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करता है। बहुत सारे तरह के नेचर हो सकते हैं, क्यूबिक पैराबोला हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है ना, सर्कुलर हो सकता है, लेकिन कौन सा नेचर? स्पाइरल नेचर सबसे, ये दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट क्या करता है? पूरी करता है आपकी। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करेगा कौन? स्पाइरल नेचर का जो सर्कुलर कर्व होता है, तो इसी सॉरी स्पाइरल नेचर का जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसीलिए आईआरसी ने तुम्हें क्या बताया कि जो आइडियल शेप है ट्रांजिशन कर्व की वो कौन सी रहेगी? स्पाइरल रहेगी। क्लियर हो गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व विल बी स्पाइरल नेचर। स्पाइरल कैसा रहेगा? स्पाइरल नेचर विल बी द आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। आया समझ में पॉइंट? तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि आइडियल शेप कौन सी रहेगी? स्पाइरल नेचर, स्पाइरल नेचर। अब ये हमने मैथ्स में पढ़ी है, अलग अलग शेप्स होती हैं, क्यूबिक पैराबोला होता है, स्क्वायर पैराबोला होता है, सब में चेंज क्या कर रहा होता है? इक्वेशन चेंज हो रही होती है इनकी बस। तो ये कैसी शेप है? स्पाइरल नेचर। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन सा शेप? स्पाइरल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया तुम्हारे लिए ना, लिखो जरा नोट करके। देखो, द स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व फुलफिल्स, लिखना है द स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व fulfills this requirement, the spiral transition curve fulfills this requirement, the spiral transition curve fulfills this requirement। क्लियर है चीज? इस रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है? स्पाइरल ट्रांजिशन कर्व इसको पूरा करता है ना। आगे लिखो एक पॉइंट और, आईआरसी रिकमेंड्स the use of spiral nature, IRC recommends the use of spiral nature transition curve, IRC recommends the use of spiral nature transition curve for horizontal alignment, for horizontal alignment, for horizontal alignment। आगे समझ में पॉइंट? क्लियर है चीज? तो किस नेचर का सजेस्ट करा है आईआरसी ने? स्पाइरल नेचर का। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये कैसा चल रहा है अलाइनमेंट सारा? ये सब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ही है ना आपके पास में, सब कैसा अलाइनमेंट है? ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ही आपके पास। बताओ क्लियर हुआ है चीज? चलो ठीक है, हो गया पॉइंट क्लियर। अब ये बताओ, ये चेंज कर रहा है, मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जहां से ये शुरू हुआ है ना,
सर्कुलर कर्व जहां से शुरू हुआ है, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन मिलेगा ना। क्लियर है चीजें? चलो ठीक है, ये यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब क्या पॉइंट आता है नेक्स्ट आपके पास में? लेंथ निकालना। शेप देख लिया है, कौन सी क्या क्या पर्पस होते हैं, वो पर्पस आगे निकल के नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? लेंथ निकालना, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपके पास में लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालने के लिए आईआरसी ने 3 कंडीशन कंसीडर कर रखी है, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन। पहला तो क्या, आईआरसी ने आपको एक खुद का फॉर्मूला दे रखा है जिसको बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला जो सिंपल उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको डायरेक्टली क्या बता दिया, फॉर्मूला बता दिया कि अगर आपको ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकालनी है कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे। क्लियर हो गया पॉइंट? तो एक तो वो फॉर्मूला आ गया आपके पास में। दूसरा तरीका क्या रहेगा, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ निकाली जाएगी किसके बेस पे? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है ना, अभी तो देखा तुमने चेंज हो रहा है, वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, इसके बेस पे भी आप क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे ट्रांजिशन कर्व की। और एक और तरीका होगा, वो तरीका आगे आएगा निकल के अपना। आया समझ में पॉइंट? सो पहला तरीका क्या आ रहा है निकालने का, लिखो जरा। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है ना आपके पास, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें लिखो फर्स्ट एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी। ब्रैकेट में लिख लो इंपेरिकल फॉर्मूला। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इंपेरिकल फॉर्मूला। ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास में, इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो क्या बनेगा आपके पास में, एल टी इज इक्वल टू 2.7 इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला है। अब ये किसके लिए फॉर्मूला है, प्लेन, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए फॉर्मूला था, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। दूसरा क्या बनेगा आपके पास में, एल टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। दूसरा बनेगा आपके पास एल टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। और ये किसके लिए है, ये है आपका माउंटेनियस एंड स्टीप, ये माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। बताओ क्लियर हो गए दोनों पॉइंट? फिर दोनों इंपेरिकल फॉर्मूले थे, जैसा टेरेन होगा वैसा फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे। वी पता ही है क्या होता है, स्पीड किस यूनिट में, kmph में, और आर क्या रहेगा, रेडियस रहेगा किसमें, मीटर में आपके पास में। ठीक है, चलो पहला पॉइंट आ गया, हो गया फर्स्ट। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं उठा के। सेकंड लिखो जरा, सेकंड अब बी लिखना है। पहला तो हो गया तरीका निकालने का लेंथ, अब दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका रहेगा एज पर, दूसरा लिखना है एज पर, एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ, एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ, एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। किसके बेस पे निकालना है, एज पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। देखो अभी बताया था ना, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा था ना, तो इसके बेस पे निकालेंगे किसको, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को। अब तुम्हें निकालना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का, ये तो चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बना। किसी भी चीज का अगर कहीं पर भी रेट लिखा हुआ है, रेट, रेट का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट का मतलब क्या होता है, हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है। कहीं पर भी अगर रेट लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ये मतलब होता है इसका। सो हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसका क्या मतलब है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का चेंज किसके हिसाब से, टाइम के साथ में। ये मतलब है इस पॉइंट का। क्लियर हुआ है ये पॉइंट? सो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का चेंज किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, इसके बेस पे निकाल रहे हैं। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बनेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का मतलब, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का क्या मतलब बना, टाइम के रेस्पेक्ट में
सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का चेंज, ये मतलब बना इसका। आया नहीं आया समझ में पॉइंट? क्लियर है चीज? बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अब तुम एक सिंपल सा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बताओ मुझे, कोई इसमें टेक्निकल नहीं लगा रहा। सपोज मैंने तुम्हें ये कहा कि तुम्हारे पास अभी 5 रुपए हैं, जस्ट सपोज तुम्हारे पास में अब से 3 घंटे बाद 50 रुपीज हो गई, या मान लो कि 90 रुपीज हो गए। कितने टाइम बाद? 3 घंटे बाद। अभी है 5, ये इसको मान लो कि अभी 0 है, अभी 0 है, और अब से 3 घंटे बाद कितने हो गए? 90 रुपीज हो गए। आया समझ में केस? अभी कितने रुपए हैं? 0 है, 3 घंटे बाद कितने हो गए? 90 रुपए हो गए। तो मुझे ये बताओ तुम्हारे पास में किस रेट से अमाउंट चेंज हो रही है? किस रेट से चेंज हो रही है? 1 घंटे में कितनी चेंज हो जाती है बताओ? 30 रुपए। ये क्या निकाला तुमने अभी? रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट निकाल दिया तुमने। आया समझ में पॉइंट? कैसे निकाला इसको तुमने? तुमने पहले तो चेंज निकाला, टोटल कितना चेंज हुआ आपके पास में, और तो उसको किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से डिवाइड कर दिया। कितने टाइम में? ऐसे तो करा ना सिंपल पॉइंट? यही करा है नहीं करा? बताओ। सो रेट अगर किसी से पहले भी आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है नहीं है कंडीशन? बताओ। तो यहाँ पे क्या रखा है आपके पास में पॉइंट? रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इसको रिप्रेजेंट करो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? सी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। कैसे लिखोगे इसे बताओ जरा, क्या तरीका रहेगा इसको निकालने का? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे इसे? बताओ। हाँ, सी बाय रेट ऑफ, अभी आपने निकाला था ना रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट। अमाउंट किस हिसाब से चेंज हुई है, किस रेट से चेंज हुई है अमाउंट, ये कैसे निकाला था तुमने? पहले तो चेंज निकाला था, चेंज को किससे डिवाइड किया था? टाइम से डिवाइड किया था ना। तो यहाँ पर भी तो भाई सेम चीज है, लेकिन यहाँ पर किसका चेंज लिख रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का। तो कैसे निकालोगे? अभी 2 मिनट पहले हमने देखा, मैंने तुमसे ये पूछा कि तुम्हारे पास किस रेट से पैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे निकाला तुमने वो चीज? ठीक है, तो वही तो चीज यहाँ पर बतानी है। वहां पे पैसे लिखा आ गया, यहाँ पे क्या रखा है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ रखा है। तो ये बताओ ना कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हुआ है, ये कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल को डिवाइड करोगे किससे? टाइम से। तो ये बताओ ना सिंपल से, इसमें क्या इतना सोचना पड़ रहा है भाई? जैसे वो था वहां पर बस रुपीज आ रखे हैं, यहाँ पे कौन आ गया? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आ गया। आया समझ में कैसे निकलेगा? चेंज ओ चेंज ओ ना। तो कैसे लिखेंगे? चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अपॉन टाइम लिखेंगे ना, अपॉन टाइम बन जाएगा। तो यहाँ से चेंज कैसे निकालोगे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल को किससे डिवाइड करोगे? टाइम से। चलो ठीक है, ये बन गया। फाइनल कितना है आपके पास में? फाइनल कितना हो गया सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन? v² बाय r। इनिशियल कितना है? 0 है।
माइनस 0, इसको किससे डिवाइड करोगे? टाइम से डिवाइड करोगे ना इसे, इसको डिवाइड करवाएंगे किससे? टाइम से डिवाइड करके सी की वैल्यू बनेगी ना। ये किसकी वैल्यू है? ये सी की वैल्यू है ना आपके पास में। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको नोट करो, नोट करो। ये इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो जरा। कोई दिक्कत है तुम्हें बताओ, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, इसमें शर्माने की क्या बात आ रही है इतनी? हाँ करेंगे, अभी सिंप्लीफाई करेंगे ना इसको, अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूछना है कुछ? हम्म इसमें पूछना है कुछ भी? चलो ठीक। हो गया, यहाँ तक लिख लिया? बताओ, नोट कर लिया? अच्छा ये बताओ अब, ये सी की यूनिट क्या होगी? सी की यूनिट बताओ क्या होगी? बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड कैसे बनेगा? हाँ, वो तो एक ही बात है, सेकंड या मिनट तो एक ही बात है ना। यूनिट नहीं बन रही है इसकी, क्यों नहीं बन रही यूनिट? तो क्या वो डिवाइड हो जा रहा है तो? मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, स्पीड अपॉन टाइम। जब मान लो आप इसको ऐसे लिख दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आप ऐसे लिख दो, तो मतलब ये डिवाइड हो गया, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। इसकी यूनिट है या नहीं है? तो इसकी क्यों नहीं है यूनिट पे? इसकी भी तो यूनिट है। बिल्कुल है यूनिट, कैसे होगी बताओ? मीटर पर सेकंड कैसे बन रही है? नहीं बन रही ना। मीटर पर सेकंड नहीं बनेगी यूनिट। इसका फॉर्मूला तो देखो जरा, फॉर्मूला है क्या इसका? ये चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अपॉन टाइम है। अब मुझे बताओ, चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनेगी? हम्म ये बताओ, मैंने पूछा चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की यूनिट क्या बनेगी, मैं आपसे ये पूछा है ना। तो ये बताओ, तुम्हारे पास में है अभी 15 kg, कुछ भी मान लो, ठीक है, उसमें से तुमने 10 kg कुछ भी माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 5 kg बचेगा। 15 kg था, 10 kg माइनस कर दिया तो कितना बच गया? 5 kg बच गया ना। ये चेंज है, ये चेंज ही तो है। कैसे निकाला आपने? 15 था, माइनस 10 को माइनस कर दिया, तो यूनिट तो अभी भी सेम ही आ रही है। पहले भी वही केजी में था, अब भी किस में आया? केजी में ही तो आया। तो मैंने सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ये यहाँ पे चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लिखा हुआ है आपने, तो चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो निकल कर आएगा वो किस में आएगा? जो एक्सेलरेशन की यूनिट है उसी में तो आएगा ना आपके पास में निकल के। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चेंज की यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगी ना, और डिवाइड में क्या है? टाइम भी तो है, तो क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड क्यूब। मीटर पर सेकंड क्यूब बनेगा आपके पास में। आया समझ में केस क्या है? ये बनेगा देखो सिस्टम। सो सी की यूनिट क्या बनेगी? सी की यूनिट लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड क्यूब। मीटर पर सेकंड, हाँ नहीं नहीं, पूरी टर्म की ना, मीटर पर सेकंड क्यूब बन जाएगी ना आपके पास में। ये बनेगा सिस्टम। ये लिखिए यहाँ तक, नोट कर लिया? इसकी यूनिट लिखो, सी की यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड क्यूब। ये बनेगी सी की यूनिट। आया समझ में चीज कैसे हो रही है यूनिट? सो मीटर पर सेकंड क्यूब बन गई ना। अब नेक्स्ट, तो सी कितना बन गया आपके पास में? बी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। आया समझ में? आर इंटू टी। अब ये बताओ, ऐसे था ना, ऐसे था सिस्टम, ठीक। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितने टाइम में चेंज हुआ है? ये यहाँ पे टाइम कौन सा है बताओ भाई? ये टी टाइम है, लेकिन ये कौन सा टाइम है? जितने टाइम में ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन
चेंज हुआ है, वही तो टाइम है। कितने टाइम में सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हुआ पहले तो बताओ, कितनी लेंथ में? इस लेंथ में, है ना, इस लेंथ में जो चेंज हुआ है, एलटी लेंथ में चेंज हो रखा है, एलटी में चेंज हो रखा है। आया समझ में? तो टाइम भी कौन सा होगा? जो व्हीकल ने इस लेंथ को कवर करने में लगाया होगा। आया समझ में चीज? वही तो टाइम होगा ना। अगर ये वही टाइम है तो इस हिसाब से ये बताओ जरा, ये टाइम तो वही है ना, तो इस टाइम को, इस टाइम में कितना डिस्टेंस उसने कवर करा होगा? भाई ये समझ में आया कितनी लेंथ में चेंज हुआ है? एलटी में चेंज हुआ है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर एलटी लेंथ को कवर करने में, या तो कितने, देखो कि टी कौन सा था जितने टाइम में ये चेंज हुआ है, वही टाइम है। कितनी लेंथ में चेंज हुआ है? एलटी लेंथ में चेंज हो रखा है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि एलटी लेंथ कवर करिए किसने? व्हीकल ने। कितने टाइम में? टी टाइम में। ये भी तो कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं कह सकते? तो क्या मैं यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? एलटी है। डिस्टेंस कितना है? एलटी है, और स्पीड मान लो वी। स्पीड कितना मान लो? वी है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में? सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू एल टी बाय वी। एल टी बाई वी नहीं बनेगा क्या? आया समझ में? कैसे आया समझ में? नहीं आया तो पूछो ना दोबारा, क्यों नहीं पूछते हो? कहाँ पूछ रहे? तुम पूछ ही नहीं रहे, बताओ कहाँ पूछा तुमने अभी? हम्म, तो दोबारा खुद से पूछना चाहिए ना कि बताओ इसको, एक बार दोबारा बताओ। हम्म, इसको पूछा करो ना खुद से। या पूछने के लिए तो आ रखे हैं यहाँ पर, हम किस लिए आ रखे हैं बताओ? भाई पूछना ही तो टारगेट है ना हमारा, है कुछ और करने आ रखे हैं यहाँ पर? तो जो दिक्कत आ रही है उसको पूछ लो ना खुद से, या कोई शर्म आ रही है किसी तरह की, या कोई इंप्रेस करना है आप किसी को बैठकर? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो जो दिक्कत है उसको पूछा करो ना खुद से पूछा करो। हर क्लास में कहा जाता है खुद से पूछ लो। देखो ये टाइम कौन सा है ये बताओ जरा। नहीं टी टाइम तो मुझे भी देखना है, बट ये है कौन सा टाइम? जिस टाइम में चेंज हुआ है, जिस टाइम में ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वो चेंज हुआ है, वही तो टाइम है। ठीक है, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितनी लेंथ में चेंज हुआ था सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन? एलटी लेंथ में चेंज हुआ था। सो टी टाइम में चेंज हुआ है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और आप ये बोल रहे हैं कि एलटी लेंथ में चेंज हुआ है ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एलटी लेंथ कवर करी गई टी टाइम में? कह सकते हैं ना? कोई दिक्कत है इसमें? तो यानी कि ये एलटी लेंथ कितने टाइम में कवर करी गई? टी टाइम में ना। तो क्या इस टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है आपके पास में? एल टी है, स्पीड तो वी है ही। तो क्या बनेगा यहाँ से? एल टी बाय वी बनेगा क्या? अब बताओ, आया नहीं आया समझ में? तो उसको खुद से पूछो ना एक बार। कहाँ पूछ रहे तुम? उसको खुद से पूछ लो। तो यहाँ से सी कितना बन जाएगा आपके पास में? वी क्यूब बाय एल टी आर इंटू एल टी। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ये देखो जरा तक नोट करो सारा ने। पहला स्टेप आपके पास में ये है, फिर दूसरा स्टेप क्या है? ये है, और ये डायग्राम आएगा, और ये नेक्स्ट स्टेप आ गया। लिखो। उसे खुद से पूछ लिया करो ना। ये मान लिया करो कि जो जिस टाइम पे वो क्लास ओवर हुआ करेगी ना, बिल्डिंग मटेरियल वाली, उसके लगभग 35-40 मिनट बाद दूसरी क्लास शुरू हुआ करेगी। ठीक, तो उसके हिसाब से खुद अंदाजा लगा लिया करो। जब भी वो ओवर होती है उसके बाद लगभग 40 मिनट के बाद मान के चला करो कि हमारी दूसरी क्लास शुरू होगी। ठीक, ये लिख लिया आगे। तो लास्ट यहाँ पे क्या बचेगा? लिख रहे हो? हो गया। देखो लास्ट क्या बचेगा, क्या निकालना था तुम्हें? तो एल टी निकालना था ना। हमें तो एल टी निकालना था, तो एल टी की वैल्यू क्या होगी? एल टी विल बी इक्वल टू व्हाट? वी क्यूब बाय, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास किसके लिए? ट्रांजिशन कर्व की लेंथ के लिए। देखो दो तरीके आ गए आपके पास। पहला वो आ गया था फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास में? ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये फॉर्मूला बन गया फॉर द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन। लेकिन इससे दिक्कत क्या है अभी? ये स्टैंडर्ड यूनिट में है ही नहीं। भाई वी किस में रखना है? केएमपीएच में। और आर किस में है? मीटर में है ना।
तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें स्टैंडर्ड यूनिट में लाना पड़ेगा ना। पहले कैसे लाएंगे, एल टी इज इक्वल टू वोट क्या करोगे, 0.278 से मल्टीप्लाई कर लो ना इस v को। अगर इस v को मैंने 0.278 इंटू ऐसे लिख दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो चुका, मीटर क्यूब में, मीटर में हो गया ना, मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। और लेकिन v किस में पुट कर रहे हो अभी, kmph में ना, तो हो गया स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट, हो गया नहीं हो गया बताओ। अपॉन में कितना बनेगा, सी आर। सो ये बन गया आपके पास में फाइनली फॉर्मूला। ये फाइनल फॉर्मूला बन गया आपके पास में। और ये जो फॉर्मूला है नीचे वाला, ये कौन सी यूनिट्स में है, स्टैंडर्ड यूनिट में है ये। इस फॉर्मूले में v किस में लिखा हुआ है, ये तो kmph में है, ये है kmph में, एंड r किस में होगा, मीटर में है। r किस में आपके पास में, मीटर में है। लिख लो वहां पे, चाहे v किस में है, kmph में है, एंड r किस में है, मीटर में है, एंड c किस में है, मीटर पर सेकंड क्यूब। अब देखो तीनों मीटर में आ गए ना, लेकिन v किस में पुट कर रहे हो अभी, kmph में, और lt किस में निकल कर आएगा, मीटर में आएगा खुद से खुद निकल के। बताओ क्लियर हो गई होगी कहानी, आया समझ में पूरा का पूरा मान लो। तो दूसरा तरीका आ गया आपके पास किसको निकालने का, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को निकालने का, ये दूसरा तरीका है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन सी की वैल्यू कितनी होगी, भी तो पॉइंट है। हाँ कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट तो नहीं है, वेरी कर जाता है, रेंज होती है उसकी भी, रेंज होती है। सी की वैल्यू कितनी होगी, आईआरसी ने दे रखी है, यस आईआरसी ने दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो सी है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन नहीं है, ये उसका रेट ऑफ चेंज है। और ये क्या होना चाहिए, लगभग कांस्टेंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। अभी तो लिखा था आपने, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता रहना चाहिए किस हिसाब से, एक यूनिफॉर्म रेट से। तो वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ये कौन बता रहा है तुमको, ये सी बताएगा। और इसकी वैल्यू किसने बता रखी है, आईआरसी ने बता रखी है। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। लिखो जरा करके, लिखो सी की वैल्यू कितनी है, 80/75 प्लस बी। सी विल बी इक्वल टू व्हाट, 80/75 प्लस बी, ठीक, 80/75 प्लस बी। और ये लिखो सामने एज पर आईआरसी, ये किसके हिसाब से है, आईआरसी के हिसाब से है, एज पर आईआरसी। और v किस में होगा यहाँ पे, kmph में है, v किस यूनिट में है, kmph में है, v है kmph में, ठीक है। v होगा kmph में। इसके सामने एक और पॉइंट लिखो, ओनली फॉर स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व। ये किसके लिए है, सिर्फ ये जो c की वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है, सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व के लिए वैलिड है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व्स के लिए ही सिर्फ ये वैल्यू हमारी वैलिड है, बाकी वैलिड नहीं होगी, बाकी वैलिड नहीं है। क्लियर आया पॉइंट समझ में, हाँ उसके लिए आएगी वैल्यू निकल के ना आगे, जब क्यूबिक पैराबोलर नेचर हो जाएगा तो वहां पर अलग वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ स्पाइरल नेचर ट्रांजिशन कर्व्स के लिए वैल्यू है। हो गए पॉइंट क्लियर सारे। इसकी रेंज लिखो, सी की रेंज कितनी रहेगी, 0.5 से 0.8 तक। ये जनरली किस रेंज में लाई करेगा, सी लाई करेगा किस रेंज में, 0.5 से 0.8 की रेंज में लाई करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट, बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो कुछ गलती है वहां पे, आएगा ही नहीं इसके बीच, इसके बाहर, है ना। स्पाइरल नेचर के लिए जो सी की वैल्यू होगी उसी रेंज में लाई करेगी। ये सब रिकमेंडेशन ही आएगा इससे। आया समझ में पॉइंट। तो कितने क्राइटेरिया हो गए तुम्हारे पास में, दो हो चुके ना, दोनों से निकाल दी लेंथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब थर्ड आता है आपके पास में। तो दो फॉर्मूले आ गए लेंथ निकालने के लिए। पहला क्या था, आईआरसी वाला, वो इंपेरिकल फॉर्मूला था। दूसरा क्या आ गया आपके पास में, ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेशन वाला दूसरा फॉर्मूला आ गया आपके पास। क्लियर है चीज ये। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में, थर्ड लिखो, थर्ड। अब थर्ड कंडीशन के हिसाब से लेंथ निकालेंगे। थर्ड हेडिंग लिखिए, एज पर रेट ऑफ, एज पर रेट ऑफ, एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। अब किसके हिसाब से देख रहे हैं, अब इसका मतलब समझना, इस पॉइंट का क्या मतलब है, एज पर इंट्रोडक्शन ऑफ द, एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन। इसका मतलब देखना है पहले तो भाई, इसका मतलब क्या है, मतलब समझ में आना चाहिए इसका, इस पॉइंट का क्या मतलब है।
देखो जरा, एज पर रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन कैसे प्रोवाइड करवाया जाता है वो पॉइंट भी समझ लो। जैसे मान लो कि आपके पास में ये है स्ट्रेट रोड, ये स्ट्रेट रोड है, और ये है आपके पास में सर्कुलर कर्व है, ये सर्कुलर कर्व है। इनके बीच में है एक, इनके बीच में है आपके पास में ये देखो ट्रांजिशन कर रहा है, ये ट्रांजिशन कर रहा है। हमने सुपर एलिवेशन निकाल रखा है ऑलरेडी, है ना। सुपर एलिवेशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, कैसे कैसे निकालनी है वो पता है आपको। सुपर एलिवेशन कहां पर देना है तुम्हें? कर्व के ऊपर। कौन से कर्व के ऊपर? इस सर्कुलर कर्व के ऊपर ना। मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पे आएगा? वो जो तुमने वहां पे वैल्यू निकाली थी उसमें तो रेडियस हमेशा क्या रह रही थी? सेम ही थी ना रेडियस। तो सो सेम रेडियस की मतलब वो कौन सा कर्व था? वो सर्कुलर कर्व था आपके पास। कौन सा कर्व था वो? सर्कुलर कर्व था। वो जो सर्कुलर कर्व की जो वैल्यू निकाली थी आपने, वो किसके लिए निकाली थी? सॉरी, सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू निकाली थी वो किसके लिए निकाली थी आपने? सर्कुलर कर्व के लिए निकाल रखी थी। आया पॉइंट समझ में? ठीक। सो तुमने वैल्यू निकाली थी सुपर एलिवेशन की किसके लिए? सर्कुलर कर्व के लिए। तो मतलब ये पॉइंट है, अगर सपोज करो आपकी वैल्यू आ रही है सुपर एलिवेशन की कितनी निकल के 7%, कितनी वैल्यू आई है सपोज 7%, तो वो 7% वैल्यू तुम्हें कहां पे प्रोवाइड करवानी है? हाँ, सर्कुलर कर्व के ऊपर ना। सर्कुलर कर्व के ऊपर कितनी वैल्यू देनी है हमें? 7% वैल्यू देनी है। क्लियर है चीज या नहीं है? स्ट्रेट रोड पे कोई सुपर एलिवेशन की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है ना। आया समझ में पॉइंट? सो 7% वैल्यू, अगर मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, कितनी वैल्यू निकल कर आ रही है? 7% निकल कर आ रही है ना। तो ये 7% वैल्यू तुम्हें कहां पे देनी है? सर्कुलर कर्व पे। और वो पूरे सर्कुलर कर्व पे कितनी बना के रखोगे? 7% बना के रखोगे। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कुलर कर्व पे कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्यों? रेडियस कैसी है? सेम है आपके पास। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो ठीक है। अब सुपर एलिवेशन देने का मतलब क्या है? मुझे सर्कुलर कर्व के ऊपर आके रोड को उठाना है आउटर साइड से, किसके हिसाब से? इनर के हिसाब से। क्लियर है चीज? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, तुम खुद से बताना कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। सपोज कितनी वैल्यू देनी थी? 7%। कितनी वैल्यू देनी है? 7% कहां पे? सर्कुलर कर्व के ऊपर। तो आपको उठाना है आउटर एज को किसके हिसाब से? इनर के हिसाब से ना। तो दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है, यहां तक कुछ भी मत प्रोवाइड करवाओ सुपर एलिवेशन इस पोर्शन में। ये पोर्शन कौन सा है? ये तो ट्रांजिशन कर लेना आपके पास में। इस पोर्शन में कुछ सुपर एलिवेशन मत दो, और सडनली आके यहाँ पे जब आप सर्कुलर कर्व पे पहुंचे, ये है स्टार्ट ऑफ सर्कुलर कर्व है, ठीक। या फिर इसी को क्या बोल सकते हो? एंड ऑफ ट्रांजिशन कर्व भी तो कह सकते हो उसको। तो जब आप सर्कुलर कर्व की शुरुआत में पहुंचे या फिर ट्रांजिशन कर्व के एंड पे पहुंचे, ट्रांजिशन कर्व से पहले कुछ आपने सुपर एलिवेशन नहीं दे रखा है। दो ऑप्शन है, दोनों सुनना जरा। पहले ऑप्शन में क्या है कि ट्रांजिशन कर्व से पहले कुछ सुपर एलिवेशन नहीं दे रखा, और जब हम पहुंचे सर्कुलर कर्व पे सीधा, हमने एकदम से क्या कर दिया? आउटर साइड को उठा दिया। कितना? 7% उठा दिया। 7% उठाने का मतलब क्या है? आपने सीधा इसको कैसा कर दिया? एकदम से ऐसे कर दिया ना, उठा दिया इसको, ठीक। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या है? हमने इसको एकदम नहीं उठाया। हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे पहुंचे, स्टार्टिंग पे पहुंचे ना ट्रांजिशन कर्व की, सपोज करो यहाँ पे कितना करना था आपको? 7% ना। यहाँ पर भी कितना रहेगा? यहाँ पे भी 7%। इस पूरे पार्ट पे कितना रहेगा? 7% रहेगा। और जब मैं ट्रांजिशन कर्व की शुरुआत पे आया, मैंने यहाँ से इसको क्या करना शुरू करा? धीरे धीरे उठाना शुरू करा। धीरे धीरे उठाना शुरू करा आपने इसको। मतलब 1%, 2%, 3%, और यहाँ तक आते आते कितना पहुंच गया मैं? 7% पे पहुंच गया। आया समझ में क्या हो रहा है? तो ग्रेजुअली आप क्या कर रहे हो? सुपर एलिवेशन दे रहे हो फील्ड में। या फिर आप ये कहो कि ग्रेजुअली आप आउटर साइड को उठा रहे हो, किसके हिसाब से? इनर साइड के हिसाब से। किसकी लेंथ में? ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में। ट्रांजिशन कर्व किस चीज की हेल्प कर रहा है? आपकी सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली देने में हेल्प कर रहा है। ये जो आपने ग्रेजुअली उठाया ना आउटर साइड को, धीरे धीरे उठा रहे हो, ये किस लेंथ में उठा रहे हो? ट्रांजिशन कर्व की लेंथ के अंदर ही तो उठाया आपने इसको। सो ट्रांजिशन कर्व आपकी हेल्प कर रहा है किस चीज में? सुपर एलिवेशन को फील्ड में ग्रेजुअली प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रहा है ना आपकी है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? मैं एकदम से आउटर साइड को उठा दूं या फिर धीरे धीरे उठाऊं? धीरे धीरे वाला ठीक रहेगा ना।
अब ये जो धीरे धीरे उठाने वाला काम है ये किस लेंथ में करा गया है, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में तो करा गया है काम भी। तो आया समझ में क्या रोल है ट्रांजिशन कर्व का। अब वो जो एक पॉइंट लिखा था ना तुमने वहां पे फंक्शन ऑफ ट्रांजिशन कर्व में लास्ट वाला पॉइंट, उसको पढ़ के देखो। पढ़ो उस पॉइंट को। तो आया समझ में पॉइंट। अब आया मतलब समझ इस पॉइंट का मतलब समझ में। सो इट हेल्प्स इन द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर। आया समझ में पॉइंट। चलो ठीक है। या फिर एक्स्ट्रा वाइटिंग, एक्स्ट्रा वाइटिंग के साथ भी तो यही काम होगा सेम। एकदम से नहीं बढ़ाओगे उसको, विड्थ को कैसे करोगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे, लेकिन किस लेंथ में, ट्रांजिशन कर्व की लेंथ में उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। क्लियर हो गया नहीं होगा पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत है। सो क्या काम है ट्रांजिशन कर्व का, ये चीज हमें पता लग गई। क्लियर हुआ नहीं हुआ चीज। अभी डायग्राम बनाओ जरा, और उसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे करके। हो गया डायग्राम, ये बना लिया। हो गया डायग्राम, बना लिया कंप्लीट। इसमें ये पॉइंट लिखते हैं ना, टिको पॉइंट करके, नोट कैसे भी लिख लो चाहे। टिको, द वाइडनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली, ऐसे लिखो, द वाइडनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली, द वाइडनिंग is introduced gradually, starting from the is introduced gradually, starting from the beginning of, starting from the beginning of transition curve, starting from the beginning of transition curve, and progressively increased at a uniform rate, and progressively increased at a uniform rate, and progressively increased at a uniform rate, increased at a uniform rate till the full value of, till the full value of, till the full value of, till the full value of designed widening, till the full value of designed widening is reached at the end of, till the full value of designed widening is reached at the end of transition curve, is reached at the end of transition curve, is reached at the end of transition curve, where full value of, where full value of super elevation is also provided, where full value of super elevation is also provided, where full value of super elevation is also provided। अब ये पॉइंट पढ़ के देखो जरा एक बार ना, आएगा समझ में कुछ से।
आया समझ में पॉइंट? तो ग्रेजुअली कहाँ से शुरू करोगे? ट्रांजिशन कर्व की स्टार्टिंग से, और धीरे धीरे बढ़ाओगे यूनिफॉर्म तरीके से कहाँ तक? ट्रांजिशन कर्व के एंड तक। और ट्रांजिशन कर्व के एंड के पे आने का मतलब क्या है? सर्कुलर कर्व की बिगिनिंग। उस पॉइंट पे आके आपने जितनी भी टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी थी वो प्रोवाइड कर दी, और उस वाइडनिंग को पूरा मेंटेन करके रखो फिर कहाँ तक? पूरे सर्कुलर कर्व के अंदर। आगे समझ में पॉइंट? ये काम करेंगे वाइडनिंग के लिए, यही सेम काम करा जाएगा किसके लिए? सुपर एलिवेशन के लिए भी। क्लियर होगा नहीं वो पॉइंट? कोई दिक्कत है इसमें? तो शुरू कहाँ से करेंगे? स्टार्टिंग से। बढ़ाओगे धीरे धीरे कहाँ तक? ट्रांजिशन कर्व के एंड तक एक यूनिफॉर्म रेट पे। और जब ट्रांजिशन कर्व के एंड पे पहुंचे तो जो भी डिजाइन वैल्यू थी वो प्रोवाइड कर दो, और उस वैल्यू को फिर मेंटेन करके रखो कहाँ तक? पूरे सर्कुलर कर्व के अंदर। क्लियर है जी? देखो पॉइंट। हाँ हाँ, प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, एकदम से नहीं कर देंगे उसको भी चेंज। हाँ यस, लिखो पॉइंट। इसी में एक पॉइंट और लिखो, द फुल वैल्यू ऑफ द एक्स्ट्रा विड्थ, the full value of the extra width, the full value of the extra width is continued throughout, the full value of the extra width is continued, the full value of the extra width is continued throughout the length of the circular curve, throughout the length of the circular, throughout the length of the circular curve is continued throughout the length of the circular, the full value of the extra width is continued throughout the length of the circular curve। बताओ आया नहीं आया समझ में पॉइंट? क्लियर हो गया पॉइंट? ये जो पूरी वैल्यू है कंटिन्यू करके रखोगे वहां पे पूरी सर्कुलर कर्व की लेंथ के अंदर ना। आगे समझ में पॉइंट? चलो ठीक है। अब सुपर एलिवेशन के लिए तुम्हें क्या करना था? आउटर साइड को उठाना है। किसके हिसाब से? इनर के रेस्पेक्ट में। ऐसे तो करना है। सपोज करो मुझे आउटर साइड को उठाना है, कितना? ई उठाना है। स्मॉल ई, वहां पे स्मॉल ई लिखा था ना? हाँ समझ में पॉइंट? स्मॉल ई लिखा था वहां पे, लिखा था बताओ। आउटर साइड को उठाना है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। आउटर साइड को उठाना है आपको, ई उठाना है किसके हिसाब से? इनर के हिसाब से। इसको उठाने के दो तरीके हो सकते हैं आपके पास में। कौन कौन से तरीके होंगे देखो तुम्हें। तो पहला तो तरीका क्या है? ऐसे है सिस्टम, देखो ये पेमेंट है हमारा, एक तो ये तरीका होता है। ये क्या था? इसका सेंटर था, ये सेंटर है ना, और ये कौन सी साइड है? आउटर है। और ये कौन सी साइड है? ये इनर साइड है, ये इनर साइड है। आउटर को कितना उठाना था? ई उठाना था। तो हमने एक काम करा, इसको तो ई बाई टू ऊपर पहुंचा दिया, और इसको ई बाई टू नीचे पहुंचा दिया। आगे समझ में पॉइंट? इनर को ई बाई टू नीचे पहुंचाया, आउटर को ई बाई टू ऊपर पहुंचाया। अब देखो जरा, आउटर इनर से कितना ऊपर पहुंच गया? ई ऊपर पहुंच गया ना। तो ई बाई टू ये नीचे आया, ये टोटल कितना हो गया? ई हो गया ना टोटल ये। क्लियर हुआ नहीं हुआ पॉइंट? इसको बोलते हैं रोटेशन अबाउट द सेंटर। इसे क्या कहा जाता है? रोटेशन अबाउट सेंटर। आपने घुमाया है तो है पेमेंट को, ऐसे था ये शुरू में। इसका ये सेंटर है, सेंटर को ऐसे घुमा दिया आपने बस। किसके अबाउट घुमा है? सेंटर के अबाउट। ये इनर साइड नीचे आ गई, आउटर साइड ऊपर पहुंच गई। क्लियर है इसकी? तो अलग से इसमें मिट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी तुम्हें। नीचे ले आना ऊपर ले जाना कैसे करते हैं? यहाँ से सिंपल सॉइल को निकालेंगे, और यहाँ से निकाल के कहाँ फिल कर देंगे? यहाँ पे फिल कर देंगे। ऐसे करेंगे, बताओ हो गया नहीं हो गया पॉइंट? ये इसको बोलते हैं रोटेशन अबाउट द सेंटर। सेंटर कहाँ रहेगा अभी भी? सेम पोजीशन पे। इनर कहाँ पहुंच गई लेकिन? नीचे पहुंच, इनर नीचे आ गई ना नॉर्मल लेवल से, और आउटर ऊपर पहुंच गई। दूसरा तरीका, दूसरा ये तरीका है आपके पास में। आया समझ में डिफरेंस? ये इनर है, और ये क्या है? आउटर है। इसको कितना ऊपर पहुंचा दिया? ई ऊपर पहुंचा दिया ना, इसको ई ऊपर पहुंचा दिया। ठीक। सेंटर लाइन कहाँ पहुंच गई? ऊपर। आउटर कहाँ है? ऊपर है, लेकिन इनर अभी भी कहाँ है? अपनी सेम पोजीशन पर है जहां पर थी पहले।
इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन अबाउट द इनर एज। ये क्या कहलाएगा, रोटेशन अबाउट द इनर एज। आगे दोनों के समझ में, दोनों के बारे में। इसमें तुम्हें मिट्टी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बाहर से, कहाँ से एग्जीबिशन करोगे, नहीं करेंगे ना कहीं से भी, तो कहाँ से रिक्वायरमेंट होगी, फिर बाहर से लानी पड़ेगी ना सॉइल। क्लियर है पॉइंट या नहीं है, आया समझ में। देखो जरा इसमें दोनों डायग्राम बनाओ। एक काम करना है, इसमें एक टेबल बनाएंगे, 2 कॉलम बनेंगे टेबल में। पहले टेबल बनाओ, 2 कॉलम बनेंगे टेबल में। एक टेबल बनाओ, टेबल में 2 कॉलम बनेंगे। एक साइड पर लिखना है रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन। एक साइड पे क्या लिखना है, रोटेशन अबाउट द सेंटर। एक साइड पे लिखेंगे रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन, रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन। एंड दूसरी साइड पे क्या लिखेंगे, रोटेशन अबाउट द इनर एज, रोटेशन अबाउट द इनर एज। ठीक है, रोटेशन अबाउट द इनर एज। ठीक है, अब रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन में ये वाला डायग्राम बनेगा, एंड रोटेशन अबाउट इनर में कौन सा बनेगा, वो वाला ना। बनाओ, ये सेंटर लाइन वाले में बनेगा, एंड वो किस में बनेगा, इनर वाले में। बनाओ। हो गया, बनाओ। तो उसके लगभग 35-40 मिनट बाद शुरू हो गई दूसरी क्लास, जो जब भी वो खत्म होगी उसके हिसाब से। हो गया डायग्राम, लिखो जरा पॉइंट। पहले किसमें लिखना है, सेंटर वाले में लिखेंगे पहले पॉइंट्स। कुछ पॉइंट लिखेंगे किसमें, सेंटर वाले में। सेंटर वाले में लिखो फर्स्ट पॉइंट, सेंटर लाइन रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। तो लिखना है सेंटर लाइन रिमेन्स एट द सेम पोजीशन, सेंटर लाइन रिमेन्स एट द सेम पोजीशन, सेंटर लाइन रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। ठीक है, तो आया समझ में पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, अर्थवर्क बैलेंस्ड। क्या लिखना है, अर्थवर्क बैलेंस्ड, अर्थवर्क बैलेंस। मिट्टी का वर्क सब बैलेंस हो गया ना, अर्थवर्क बैलेंस। क्लियर है चीज ये। थर्ड पॉइंट लिखो, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स ड्यू टू। थर्ड पॉइंट है ड्रेनेज प्रॉब्लम्स ड्यू टू, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स ड्यू टू, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स ड्यू टू depressing of the inner edge, drainage problem due to depressing of the inner edge, due to depressing of the inner edge below ground level, depressing of the inner edge, depressing of the inner edge below ground level, below ground level, especially in hilly areas, especially in hilly areas, especially in hilly areas, especially in hilly areas with high rainfall, especially in hilly areas with high,
with high rainfall, especially in hilly areas with high rainfall. अब दूसरी साइड पे लिखो पॉइंट्स। दूसरी साइड पे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास में, क्या पॉइंट है बताओ? सेंट्रल लाइन इज रेस्ड, सेंट्रल लाइन इज रेस्ड, सेंट्रल लाइन इज रेस्ड as compared to original position, center line is raised as compared to original position, as compared to original, ये आया समझ में पॉइंट? ओरिजिनल पोजीशन as compared to original position. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एडिशनल अर्थ फिलिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, एडिशनल अर्थ फिलिंग, एडिशनल अर्थ फिलिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, एडिशनल अर्थ फिलिंग मटेरियल रिक्वायर्ड, एडिशनल अर्थ फिलिंग मटेरियल रिक्वायर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम, नो ड्रेनेज प्रॉब्लम. ठीक है, नो ड्रेनेज. शुरू के दोनों पॉइंट समझ में आए? सेंटर लाइन सेम पोजीशन पे रही, इसमें सेंटर लाइन ऊपर पहुंच गई. इसमें क्या हुआ? अर्थवर्क बैलेंस हो गया. इधर क्या हुआ? अर्थवर्क बैलेंस नहीं हो पाया. इसमें क्या होता है, कुछ ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जाती है कहीं पर, क्योंकि इनर एज बहुत ज्यादा नीचे पहुंच जाती है. देखो डिप्रेस हो गई ना, उसके केस में दिक्कत नहीं आती है, इनर एज अभी भी नॉर्मल लेवल पर ही है. आया समझ में? 3 पॉइंट आए आपके पास में. क्लियर हो गया नहीं हो गया पॉइंट बताओ? आया नहीं आया समझ पॉइंट? चलो ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन आती है, हम किसकी बात कर रहे थे? ट्रांजिशन कर्व की लेंथ की बात कर रहे थे ना हम. तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व की बात चल रही थी. 2 तरीके हो चुके डिस्कस. तीसरा तरीका चल रहा है आपके पास में, क्या? रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपर एलिवेशन. ये तरीका चल रहा है आपके पास में. क्लियर है नहीं ये चीज? अब इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जल्दी ओवर कर रहे हैं क्लास को, इसको कल करते हैं. ठीक, ये थोड़ा सा बचा है इसका पार्ट, बट इसको थोड़ा सा अर्जेंटली लीव करना पड़ रहा है. जल्दी इसको कल करेंगे कंटिन्यू ना. हाँ, अभी तो हैबिट बनानी पड़ेगी ना थोड़ी थोड़ी सी. लगभग नॉर्मली क्या रहता है आपकी क्लास का टाइम? नॉर्मली रहता है टाइम 3:30 पौने 4 के आसपास मान लो भाई, इतना चलता ही है. 3:45 4 बजे तक. हाँ, अभी पहला दिन था ना. फोकस ज्यादा नहीं है, वो आदत नहीं बनी ना अभी. अभी जैसे पहले 2.5 घंटे की आदत बनी थी 5-7 दिन में, इसी तरह से आदत बन जाएगी किसकी? 5 घंटे की भी आदत बन जाएगी, 5-5.5 घंटे की. बट वो ग्रेजुअल लोडिंग चल रही है ना, वो सब धीरे धीरे लोड अप्लाई करवाया जा रहा है. एकदम से बिठा दिया जाए कि चलो भाई पढ़ो 10 घंटे बैठ के, वो तो दिक्कत हो जाएगी ना. तो आगे कल करते हैं कंटिन्यू ना. चलिए.